श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम आप देख रहे हैं। अभी हमने एक पार्ट कल डाला था, आज हम सेकंड पार्ट डाल रहे हैं। लहू से लिखे वो 11 पन्ने, वीर रस से ओतप्रोत इतिहास का शोध, उत्कृष्ट कविताओं का एक संग्रह आपके सामने प्रस्तुत है। और जिसमें वीर रस की जब कविताएं होती हैं तो वीरता का अवतरण होना स्वाभाविक है। और वीरों के बीच वीर ही रहते हैं। और वीरों के वीर हमारे माननीय रमाकांत शर्मा जी, कर्नल रमाकांत शर्मा जी इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण का केंद्र है, जो पैरा कमांडिंग फोर्स में उन्होंने काम किया है। और बड़ी, आप जानते हो, पैरा कमांडिंग जो अफसर्स होते हैं वो कितनी कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं। आपने सुना होगा बालाकोट स्ट्राइक का मामला। तो बालाकोट और उरी जैसी जगहों में जाके कार्रवाई करके और पुनः वापस आना, दुश्मन के क्षेत्र से वापस आना कितना कठिन काम होता है, ये जो करता है वही बयां कर सकता है। हम तो देखते हैं और सुनते हैं, उसके बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जरा सी एक चूक जीवन और मौत के बीच झूलती है। ऐसे वीर हमारे कर्नल को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार इस पूरी सेना को मैं नमन करता हूँ। और मेरा दिल करता है कि मैं यहीं रहूं और इस कार्यक्रम का अंत ना हो। फिर भी अब ये तो समय की मांग है। इसका कार्यक्रम जो है पुस्तक विमोचन का, उसका समापन धीरे धीरे सनय सनय तो होगा ही। मैं आपका दूसरा पार्ट आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें हमारे रमाकांत शर्मा जी और हमारी दूसरी विदुषी श्रीमती लक्ष्मी पांडे, जो बहुत बड़ी विदुषी हैं, सागर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने किसी अच्छी विवेचना की है और उन्होंने उठा के महाभारत से लेके आज तक की चीज़ों का इसमें समावेश किया है और उससे कैसे तुलना की है और उनकी कविताओं का कैसे विच्छेदन किया है। ये अपने आप में एक देखने को, सोचने की विषय है और सुनने का विषय है कि इसको बड़े ध्यान से सुने। तो मित्रों, हम ले चलते हैं आपको उस कार्यक्रम में, पुनः आपको उसी कार्यक्रम में ले चलते हैं। कर्नल पंकज सिंह, लहू से लिखे हुए 11 पन्ने, वीर रस से ओतप्रोत कविताओं का उत्कृष्ट संग्रह। आइए जुड़ते हैं। और आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि ये जो विरले हैं, ये जो हमारे जो देश के विरले वीर सपूत हैं, इनको बड़ा ध्यान से सुने और इसको फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इनकी कठिन परिस्थितियों में काम करने की अदम्य साहस के शौर्य गाथा जन जन तक पहुँचे। यह मेरा आपसे अनुग्रह है, निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। प्रॉब्लम नंबर वन वाज कि ही सेड कि भारत एक निष्क्रिय बुद्धिजीवियों का देश है। तो नॉट विद द पर्पस। तो निष्क्रिय बुद्धिजीवी, एक मेरे दिमाग में एक दो शब्द बैठ गए कि जिंदगी में कुछ भी करूँगा, निष्क्रिय बुद्धिजीवी नहीं बनना है। मैंने कर्मवीर बनना है। तो फ्रॉम वेरी अर्ली स्टेज ऑफ माई लाइफ आई स्टार्टेड ऑफ विद फिजिकल, मतलब अपने आप को ताकतवर बनाना, बहादुर बनाना, गोइंग फॉर रिस्की थिंग्स। तो इट स्टार्टेड ऑफ लाइक दैट। और जो बातें की जा रही थी ना, मेरे को लग रहा है कि मैंने वो जिंदगी जी है। I had, पर कभी दुख नहीं हुआ। मतलब आई फेल्ट प्राउड एवरी टाइम आई हैड डन द नीडफुल।
कि देश का एक दुश्मन कम हुआ। एक्सुबरेंस इतनी थी कि भाई मतलब जैसे एक हफ्ते 2 हफ्ते में कोई किल नहीं मिलता था तो लगता था जैसे समथिंग इज मिसिंग इन लाइफ। तो वो आई एम नॉट वन ऑफ पोएट टाइप्स की, नहीं वो नहीं, मतलब वो किल चाहिए, अगली किल चाहिए। एक मिलने के बाद नहीं नहीं इसमें ज़्यादा गोली लग गई, नेक्स्ट टाइम आई विल हैव इट विद ए लेसर नंबर ऑफ बुलेट्स। तो आई थिंक 11th एनकाउंटर जब हुआ तो 2 अमेरिकन मारे और 2 ही गोली चलाई। नहीं उसको एक्चुअली पहले वाले को पता ही नहीं चला, वो पहले वाले को गोली लगी, वो मोमेंटम में था तो आगे गिर गया, और दूसरे वाला मेरी तरफ और दौड़, मैं और तसल्ली से मारा उसको। क्या बात। तो आई एम अ डिफरेंट फैकल्टी ऑल टुगेदर। जिंदगी में काम किया, ईमानदारी से करने की कोशिश की, बट ये है कि कभी लिटरेचर से वास्ता पड़ा नहीं। अब पड़ गया है। For the first time I encountered Pankaj. अब तो पड़ गया है। And he was such a sweet talking guy. मतलब आप जहाँ भी रहेंगे अगली पुस्तक आपकी वहीं आके विमोचन करेंगे श्याम लव। वेरी स्वीट टॉकिंग गाय, मतलब बहुत ही शांति से हर चीज़ को ना सुनना। देर आफ्टर he had his own process of understanding things, and then he disclosed कि he writes। तो बड़ी मतलब एक्सुबरेंस से मेरे को अपनी किताबें दिखाई। ऑनेस्टली मेरे को आधी बातें समझ में आई और आई एडमिटेड इट कि मेरे को ना काफ़ी जो गूढ़ हिंदी शब्द हैं वो नहीं समझ में आए। तो बस पॉसिबली बिकॉज ऑफ माई पुअर हिंदी, क्योंकि शुरू से टीचिंग में आपको ना मतलब हिंदी बिकम्स ए वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज फॉर यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आपका दिमाग से ही वो ना शब्द वैसे निकलने शुरू हो जाते हैं जैसे आप सोचते हो। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट all the best wishes for this book as well. And third thing which I discreetly wish to convey, मेरे को लगता है हमारे समाज में ना मतलब क्योंकि बहुत कम मौके मिलते हैं जब आप सिविल गैदरिंग को एड्रेस कर पाते हो। हमें वो शत्रु बोध ही नहीं एज ए सोसाइटी। जब हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा दुश्मन है कौन। हमारे लिए बहुत आसान है क्योंकि हमें वैसी जगह पे भेजा जाता है where we know whom to kill, but whom to be identified requires an intellect मतलब समाज में जो चेतना है, जो जागृति है, that comes through awareness, which I realize कि जो आप इंटेलेक्चुअल लोग हैं जो सोचते हैं इस बारे में, जो गहराई से मनन करते हैं कि भाई कौन समाज के लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है, उस चीज़ का बोध समाज में जो आना है वो सच्चाई के बेसिस पे होना चाहिए। एंड अंग्रेज़ ऐसे थे, अंग्रेज़ वैसे थे, जैसे भी थे वो दे आर गॉन पास नाउ। वी हैव टू मूव ऑन इन द सेंस कि अभी जो हैं हम लेट अस गो इट एंड मूव ऑन विद दैट। बट ये है कि अब हमको उनका बहाने के तौर पे नहीं सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया। वो लेट अस लीव इट। वी आर केपेबल इनफ, वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ एज ए सोसाइटी, एज ए इंटेलेक्चुअल पीपल, एंड यू आर द वन हु आर contributing towards it, and thank you so much for that. Thank you. बहुत ही शानदार सर, सुन के मजा आ गया। पांडे क्या कहते उसको क्या रोना। मैं यहाँ पर 2 शब्द फिर से कहना चाहूँगा, और वो भी सर के सम्मान में। आप सब ने सुना होगा पैरा कमांडो, जिसको हम
आर्मी में स्पेशल फोर्सेस कहते हैं। ये वो शख्स होते हैं जो आर्मी में आने के बाद वॉलंटियर करते हैं और वॉलंटियर करने के बाद भी उस कठिन ट्रेनिंग में वे चुने जाते हैं। अगर 100 लोग जाते हैं तो एक चुना जाता है। तो सर उस स्पेशल फोर्सेस में सर ने अपनी पूरी सर्विस बिताई है। इनके जो काम है, ऑपरेशंस है, वो कभी टीवी पे नहीं दिखाए जाते। आप में से कई लोग जानते हैं, कई लोग हैं जो फौज से बिलोंग किए हैं, जानते हैं कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में कुछ हो गया जिस पे हमने बहुत गर्व किया। वो काम किन्होंने किया होता है, वो चेहरे कभी सामने नहीं आते। आज आपने एक चेहरा देखा। और सर ने खुद एक्सेप्ट किया कि लिटरेचर में उनकी रुचि नहीं है, लेकिन पिछले 2 घंटे से कार्यक्रम में है। वो अपने एक साथी ऑफिसर के सम्मान में बैठे और अपने बड़े ही बिजी शेड्यूल से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर 5 मिनट 10 मिनट निकालिएगा, क्योंकि सागर में सबको आपसे मिलकर बहुत खुशी होगी। सागर खुद सम्मानित महसूस करेगा। सर ने 5 मिनट नहीं, पूरा समय दिया है। सबकी तरफ से सर को बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल देश का मुझे नहीं लगता ऐसा कोई परिवार या ऐसा कोई सदस्य होगा जो आर्मी से प्रेम न करता हो। इतने जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनका सम्मान करना बनता है। और सेना के प्रत्येक जितने भी लोग मौजूद हैं, हर एक सैनिक का सम्मान भारत के एक एक परिवार के दिल के अंदर है। तो स्वाभाविक सी बात है, सेना हमारे दिल में है। जब आर्मी को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे रक्षक ये हैं, कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। हमारे रक्षक हमारे देश के रक्षक हैं। हम अपनी रक्षक की बात करें तो आपने तो मतलब कितने एनकाउंटर की सर? 11। हमने सोचा कि हम भी एक आध को मारेंगे, हमारे भी 2-4 दुश्मन तो गुरुजी घटना क्या हुई जी घटना क्या हुई कि हमने जो है बाजू बारे को ट्रेनिंग दे दी। सर ट्रेनिंग देते हैं, हम भी ट्रेनर हैं एक प्रकार से। तो जैसे कृष्ण भगवान मोटिवेट करते हैं, हमने ही मोटिवेट कर दिया उसे। हमने कहा बेटा इसे जो है फलाने को मारना है तुम्हें। उसने बहुत मारा सर, और पुलिस वालों ने पकड़ के सर उसे बहुत मारा। अब दिक्कत यह है कि वही बंदा देश का और वही बंदा देश का, हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा हमारे सागर की बहुत ही बड़ी विदुषी जिनके बारे में मैं जब भी जिन्हें सुनता हूं, और मेरे कम से कम शब्द निकलने के लिए जो है बड़े जो है परेशान टाइप के रहते हैं कि तुम इनके लिए शब्द निकली। श्री लक्ष्मी पांडे जी, मैं समझता हूं कि सागर में और जब भी मैं किसी को सुनता हूं तो आदरणीय लक्ष्मी पांडे जी से दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। मैं उनसे आग्रह करूंगा अध्यक्षीय वक्तव्य हेतु उन्हें बुलाता हूं, और एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें आदरणीय लक्ष्मी पांडे जी। आपको ऐसा लग रहा था कि ये डरे हुए हैं? जब इन्होंने अपना परिचय यहाँ दिया था आकर कि मैं कार्यक्रम संचालित कर रहा हूँ, तो इन्होंने अपने लिए एक पद का प्रयोग किया था कि मैं हम जैसे दबे कुचले, आपने शायद याद होगा कि हम जैसे दबे कुचले का। आपको ये कहीं ऐसे लगे कि ये दबे कुचले हैं, बल्कि ये बीच बीच में धमकाने वाले वाक्य इन्होंने बोले वाले है ना, कि ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा अब उनको बुलाया जाना चाहिए, अब उनके द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। ये हाँ, अभी जब लास्ट में उन्होंने कहा श्री लक्ष्मी पांडे, तो मैंने कहा अब देखो, अब ये मेरा नाम बोलने से अब ये
खैर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है तो मैं इसका पूरा लाभ उठाऊं, और चूंकि मुझे अध्यक्ष बनाया गया है तो इसका भी मुझे लाभ उठाना चाहिए। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ श्यामलम संस्था के प्रमुख उमाकांत भाई साहब को कि उन्होंने ये अवसर दिया। मंच पर बैठे हुए सबसे पहले मैं हम सबको जिन पर गर्व है, हमारे पूरे देश को गर्व है, ऐसे रमाकांत शर्मा जी को मैं सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगी कि आप कह रहे हैं कि मुझे साहित्य से घृणा थी या साहित्य मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन कोई बात नहीं, हम साहित्य में आपकी तरह बनना ही सिखाते हैं। साहित्य जब आरंभ हुआ हिंदी भातेंदु काल में, जब उन्होंने भारत में जागृति और चेतना ये दो शब्दों का प्रयोग भी आपने किया, जबकि आपने कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती और हिंदी के बहुत सारे शब्द मैं समझा नहीं, लेकिन आपने इतने मूल्यवान और इतने सुंदर सारगर्भित शब्दों को समझ लिया, चेतना और जागृति और बोध शब्द का प्रयोग भी आपने किया। तो मुझे लगता है कि जितना आप जानते हैं साहित्य के बारे में और जितना आपने यहाँ प्रयोग किया वो हम सबके जानने से बहुत ज्यादा है। मैं तो साहित्य की विद्यार्थी हूँ, साहित्य की शोधार्थी हूँ, और ये बात अभी मैं अपनी बात आरंभ करूँ इससे पहले मैं अपने मंच पर बैठे हुए आज के जो हीरो हैं हमारे भाई, मैं भाई ही कह दूंगी, पंकज कर्नल सिंह जी को, कि उन्होंने अपना ये काव्य संग्रह लिखकर और यह सिद्ध किया कि वे भी कलम के सिपाही हैं। आपको याद होगा कि मैं उनको कलम का सिपाही क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा गया, और उस काल में कहा गया जब भारतीयों में स्वतंत्रता के लिए जागृति और चेतना जागृत करने का समय था, तो उन्होंने जो लिखा उस लिखने पर, उनके पूरे साहित्य पर उनको कलम का सिपाही कहा गया। तो मैं सोचती हूँ कि आपको 2 बार प्रणाम, और हम सब आपके ऊपर गर्व करते हैं कि आप हमारे देह की रक्षा तो कर ही रहे हैं, करते ही हैं आप लोग, लेकिन आप हमारे अब शब्दों से, अपने साहित्य से हमारी आत्मा की रक्षा भी, हमारे मन और मस्तिष्क की रक्षा भी आप कर रहे हैं। इसलिए आपने ये दोहरा उत्तरदायित्व जो उठाया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप ऐसे ही लिखते रहें और आपकी कलम पर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, यह मैं प्रार्थना करूंगी उनसे। मंच पर विराजमान मेरी बड़ी बहन शरद सिंह जी और मेरे छोटे भाई आशीष द्विवेदी जी, मैंने इनको आते ही कहा कि बड़ी बहन और छोटे भाई, इन दोनों के आतंक के बीच में है आज अध्यक्ष, क्योंकि इन दोनों को मैं रोज सुनती रहती हूँ कि ये कहीं ना कहीं इन लोगों का जो वक्तव्य है वो बहुत ही जानदार और शानदार होता है। मैं तो अपनी पढ़ाई लिखाई की अध्यापकी की नौकरी में व्यस्त रहती हूँ तो बहुत कम जा पाती हूँ, लेकिन इन लोगों का वक्तव्य मैं सुनती हूँ तो प्रभावित होती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे अभी और साहित्य को वक्त देने की जरूरत है, क्योंकि मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ा रही हूँ अभी पाठ्यक्रम। तो मंच पर आसीन सभी को प्रणाम करने के साथ मैं अपने सामने बैठे हुए आदरणीय आचार्य जी और आचार्य जी के गुरु बैठे हुए हैं पीछे चौरसिया सर, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। मैं मेरे बड़े भाई सिरोठिया जी, यहाँ सब मेरे बड़े भाई और बहन, और मेरे किरण दीदी हैं, चंचला दी, आप सभी लोगों को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ज़्यादा वक्त इस चीज़ में ना लेते हुए आप सबके प्रति मेरे भाव इसलिए इतने कृतज्ञता से भरे हुए हैं और विनम्रता से भरे हुए हैं क्योंकि पूरा सागर मेरा परिवार है। अब मैं अपने परिवार के लोगों में से एक एक, ये छोटा भाई, ये बड़ा भाई, यहाँ इनको सामने बैठे हुए इस किताब के प्रकाशक जो जिनसे पहली बार मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ, नवल मिश्रा जी, उनका नाम मैं जरूर मन से लेना चाहूँगी कि भैया बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छी किताब। मैंने उनकी दुकान पर ये किताब देख ली थी और तारीफ की कि बहुत बढ़िया आपने छापा है इसको, और आप ऐसा ही करते रहें और खूब समृद्ध हों, खूब आप पर भी सरस्वती की कृपा बनी रहे, ये प्रार्थना करूंगी। अब मैं अपने अध्यक्षीय उद्बोधन पर आती हूँ। जैसा कि मुझसे पहले मंच पर आने से पहले ही अब हमारे बहुत ही लोकप्रिय संचालक और बहुत ही शानदार और जानदार, दोनों आप देख चुके हैं अभी कि शानदार भी हैं और जानदार भी हैं, इन्होंने कहा कि और आशीष द्विवेदी जी ने भी शायद कहा कि इनके सामने ये शब्दों का पोस्टमार्टम करती हैं। मैं आपको वाक्य याद दिला रही हूँ कि आपके सामने डर इसलिए लगता है कि आप शब्दों का पोस्टमार्टम करती हैं, तो हम, इन्होंने कहा है ना, इन्होंने कहा तो बहुत सारा बोल चुके हैं ये मुझे पहले ही, मंच से पहले आने से पहले।
तो मैंने कहा कि मैं ये सोच रही थी कि आज ऐसा कुछ नहीं करना है, हाँ बहुत ही सीधा साधा कि सबका स्वागत सत्कार करते हुए बोल के और फिर ऐसे अध्यक्षीय उद्बोधन देना है, लेकिन आदत से लाचार हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस पूरे काव्य संग्रह को मैंने पढ़ा, पहले पेज से लास्ट पेज तक अच्छी तरह से पढ़ा, और उसमें हमारे दीदी के द्वारा लिखा हुआ समीक्षात्मक भूमिका भी मैंने पढ़ी, आदरणीय प्रतिमा जी के द्वारा जो लिखा गया वह भी मैंने पढ़ा। इन लोगों ने इतना अच्छा उसको समीक्षात्मक जो शोध है, जो कहा जा रहा है बार बार शोध और ऐतिहासिकता की बात की जा रही है, वो सारी चीज़ें इन लोगों ने उल्लेख कर दी हैं, इसलिए मैं उन चीज़ों को यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगी। इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है कि पंकज जी ने ऐतिहासिकता पर बहुत गहरी दृष्टि डाली है और लिखा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस मामले में भी हमको पंकज जी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जिस फील्ड में हों, जिस क्षेत्र में हों, उसका हमें इतिहास पूरा मालूम होना चाहिए। अगर हम हिंदी साहित्य के पाठक हैं, हिंदी साहित्य को पढ़ने लिखने वाले हैं, तो हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा मालूम होना चाहिए। जैसे कि अगर वो फौज में हैं तो उन्होंने अपने फौज के, अपने भारत में जो हमारे लड़ाइयों का, युद्धों का जो इतिहास रहा है उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी प्राप्त की है। और ये जो इसका टाइटल है वो पूरी 11 घटनाओं को, 11 दिनों की, पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये, दूसरे घटना ये, तीसरी घटना ये, उन्होंने वो 11 पन्ने जो लहू से लिखे हुए हैं उसको बहुत ही सिस्टमेटिक और बहुत ही प्रेरक और ज्ञानवर्धक अंदाज में लिखा है, जो हमको जानना चाहिए। यानी जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र की पूरी जानकारी हमें होना चाहिए। अब मैं एक शब्द पर आ जाती हूँ, भीष्म। यहाँ भीष्म शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है, हमारे आचार्य जी के लिए भी किया गया है, किताब में भी भीष्म शब्द का प्रयोग आया है, हम सब भी करते हैं। सभी के सभी वक्तव्य सही हैं, और मैं उन सारी सही बातों को मानते हुए भी एक बात मैं सोचती हूँ कि हम जब भीष्म की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भीष्म का नाम क्यों प्रसिद्ध था। उनकी भीष्म यानी भीषण, भीषण प्रतिज्ञा उनकी क्या थी? यह कि वो आजीवन अविवाहित रहेंगे, है ना। तो इस भीषण प्रतिज्ञा के अलावा अगर दूसरी बात के लिए प्रसिद्ध है तो यह कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था कि वो जब चाहेंगे तब उनको मृत्यु प्राप्त होगी। आप देखिए कि ये जो महाभारत है या आप रामायण में भी ये चीज देख सकते हैं, लेकिन महाभारत ज्यादा ज्वलंत उदाहरण है इस बात का कि इसका हर पात्र अपने नेगेटिव चीज से हमको पॉजिटिव चीज की प्रेरणा देता है, यानी अपनी नकारात्मकता से। जब भीष्म सरसैया पर पड़े हैं और उनके शरीर से सारा रक्त, सारा लहू टपक रहा है, चू रहा है, जब सारा लहू टपक गया और उसके बाद द्रौपदी उनके पास जाती है, तब वो कहते हैं कि अब बैठो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, क्योंकि मेरे शरीर का सारा रक्त वो रक्त बह गया है जो दुर्योधन के नमक से बना। भीष्म का जीवन, अगर उन्होंने आजीवन प्रतिज्ञा की थी, ठीक है, अभी तो हमारे इस नए जमाने में हम 2024 के भारत में हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग तो वैसे ही आजीवन अविवाहित रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपनी पारिवारिक दायित्वों के कारण, कुछ अपनी मजबूरियों के कारण, परेशानियों के कारण। तो ये कोई उतनी बड़ी बात हमारे लिए आजीवन अविवाहित रहने वाली नहीं रही। लेकिन भीष्म के बारे में आप ये देखिए कि अगर हम उनका आदर्श उदाहरण, तो हमें हमारे दिमाग में कौन सी बात आना चाहिए? भाई, अगर आप उस सिंहासन के प्रति वचनबद्ध थे, उस सिंहासन के प्रति जो सोने चांदी हीरे मोती का जड़ा हुआ था, उस पर बैठा था दुर्योधन या उसका पिता, लेकिन उसी सिंहासन के सामने द्रौपदी का चीरहरण हुआ, आपने कुछ नहीं कहा, और बाद में आपने कहा कि चूंकि मैं जिस सिंहासन के प्रति वचनबद्ध था उसका नमक खा रहा हूं, इसलिए मैं उसके खिलाफ कोई कुछ भी कह रहा होगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो ऐसे ये एक उदाहरण मैंने आपको बताया है। अगर उसी समय जब चीरहरण हो रहा था और अगर भीष्म पितामह उठते और अपने तीर या तलवार से गर्दन काट देते 2-4 की, तो पूरा महाभारत होता ही नहीं। कृष्ण ने भी चीर बढ़ाते रहे, बहुत अच्छा, कि ऐसा नहीं है कि हम कृष्ण पर उंगली नहीं उठा सकते। मैं पूछती हूँ कई बार उनसे कि आप बड़े नायक हैं भाई, कि आप कहते हैं कि वीरता आभूषण है, तो आप ये भी कहते हैं कि क्षमा भी आभूषण है।
आप प्रेम भी करते हैं, युद्ध भी करते हैं। आपने द्रौपदी की चीर बढ़ाई, लेकिन उसी समय अगर आप केवल दुर्योधन, दुशासन और कर्ण, इन 3-4 लोगों के अगर आपने सिर उस चक्र से उड़ा दिए होते तो महाभारत ही नहीं होता। केवल ये 4 ही तो थे जिनके कारण पूरा महाभारत हो रहा था। ये 4 ही थे जो इतना शकुनी, ये 4 लोग मर जाते तो पूरा महाभारत होने से बच जाता। लेकिन इन 4 के कारण बहुत सारे लोगों को बेइज्जत होना पड़ा, बहुत सारे स्त्रियों को विधवा होना पड़ा, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसमें से बहुत से लोग, क्योंकि जब युद्ध होता है तो राजाओं की सेनाएं तो होती है, 2 राजा, 4 राजा, 10 राजा, जो जीतता है उसको सब कुछ मिलता है। लेकिन वो जो सेनाएं लड़ रही थी उनका क्या क्या कसूर था, उन्होंने क्या किया था? बेवजह जो सैनिक मारे जाते हैं और बेवजह जो बच्चे अनाथ होते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हो भाई क्यों आपने इतना बड़ा युद्ध होने दिया? उन 4 ही लोगों को तो मारना था, सारे अनर्थ होने से बच जाते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जब आप पूरा महाभारत, मैंने मूल ग्रंथ पढ़े हैं एक्चुअली, तो जब हम पूरा महाभारत पढ़ते हैं और भीष्म की इन छोटी छोटी सी चीजों को, कि अब देखिए वो मिलने के लिए आया, उसको ऐसा कह दिया, अब देखिए यहाँ उनको प्रोटेक्ट करना था, नहीं किया, क्यों? क्योंकि आप सिंहासन से वचनबद्ध हैं। तो जब ये सारी बातें हम देखते हैं और लास्ट में हम पहुंचते हैं, जब वो सरसैया पर हैं और सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब सूर्य उत्तरायण होगा तब मैं प्राण त्यागूंगा, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। इन सारी चीजों को हम देखें तो भीष्म जो हैं, ये पूरी अपने जीवन की नकारात्मकताओं से हमें ये उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं कि भाई अगर वचनबद्ध रहना है तो मनुष्यता के प्रति वचनबद्ध रहना चाहिए। मेरी तरह मत रहना जिस तरह मैं सिंहासन से वचनबद्ध रहा। मैंने उस सोने चांदी से मड़े हुए सिंहासन के प्रति अपनी वचनबद्धता निभाई और मानवता का सत्यानाश कर दिया, नरसंहार करवा दिया। तो सीखना है तो इस तरह सीखो कि मैंने जो अपने जीवन में गलतियां की हैं वो गलतियां आपको नहीं करना चाहिए। आप महाभारत के हर पात्र के बारे में अगर इस तरह लास्ट से उठाना सीखें तत्वों को, तो आप देखेंगे कि उसका हर पात्र आपको इसी तरह, चाहे आप द्रौपदी को ले लीजिए। मुझे बहुत अजीब लगता है जब वर्तमान में स्त्री विमर्श की बात होती है तो लोग बाग द्रौपदी के भी 5 पति थे। द्रौपदी उस जमाने में भी तो ऐसा होता था। अरे भाई, द्रौपदी गर्भ से नहीं जन्मी थी, द्रौपदी का जन्म किसी के गर्भ से नहीं हुआ था, वो अग्नि से उत्पन्न थी। उसका जन्म ही प्रतिशोध के लिए हुआ था, और प्रतिशोध के लिए आप ये भी तो देखिए कि उसके जन्म का इतिहास क्या है। दूसरी बात, वो अपने जीवन से हमें क्या संदेश देती है? स्त्रियों को या किसी, यानी केवल इसको स्त्री मत लीजिए, स्त्रियों को या किसी भी मनुष्य को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए सीमा से ज्यादा। वो महत्वाकांक्षी थी, मुझे ऐसा पति चाहिए जो वीर भी हो, ओके, सुंदर भी हो, ओके, धनवान भी हो, अच्छा ऐसा भी हो। उन्होंने कहा अरे भाई, तुमको सारी खूबियां क्यों चाहिए अपने पति में? हर इंसान या देवता कभी भी पूर्ण, केवल पूर्ण तो एक ही है, परम पिता महाविष्णु ही पूर्ण है, उसके अलावा जो भी, इसलिए वो भगवान है। भगवान का मतलब जो जन्म देने और मृत्यु दोनों की शक्ति रखता है वो भगवान। तो भगवान तो एक ही है, महाविष्णु, बाकी सब देवता हैं, ईश्वर हैं जिनके अंदर ऐश्वर्य है। तो आपको ऐसा कोई ईश्वर क्यों चाहिए जिसके अंदर सारी, हर एक के पास किसी ना किसी ऐश्वर्य की कमी होगी, लेकिन आपको कोई कमी मंजूर, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो अगर ये सब कुछ चाहिए तो फिर आपका ये हाल होगा, यानी आप एक तरह का अपमानित जीवन जीना पड़ेगा आपको, जैसा कि आप अभी तक, मतलब लोग उनका उसी तरह से उल्लेख करते हैं कि द्रौपदी ने भी तो ऐसा ही किया था। तो जब हम वर्तमान में इस धरती के ऊपर की स्त्रियों को, मृत्यु लोक की स्त्रियों की बात करते हैं, तो उस अग्नि से उत्पन्न स्त्री की बात, इस स्त्री विमर्श से उस स्त्री विमर्श की तुलना मत कीजिए, क्योंकि वो द्रौपदी जो थी वो सारे मनुष्यों के लिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, उन सब के लिए एक प्रकार की शिक्षा थी कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो ये, और दूसरी बात यहाँ पर जब अभी हमारे भाई आशीष जी ने स्त्रीण शब्द का, किसी चीज की बात करते हुए कि वो स्त्रीण कुछ बात करी, तो हाँ, तो बहुत अच्छी आपने, बहुत बढ़िया आप बोले, और आपने मुझको एक मुद्दा दे दिया था सोचने के लिए, क्योंकि आज सचमुच में ब्लैंक आई थी कि जो होगा अध्यक्ष हूँ, जो लोग बोल रहे होंगे वही बोलूंगी। स्त्रीण की बात आती, जैसे स्त्रीण शब्द एक गाली की तरह लगता है ना, कि अगर किसी पुरुष को कह दिया जाए कि तुम स्त्रीण हो, यानी तुम्हारे अंदर स्त्री वाले गुण है। भाई, वर्तमान समय में स्त्रियां क्या नहीं कर, पुरुषों से ज्यादा स्त्रियां अपना पूरा परिवार अपनी कमाई से चला रही हैं। स्त्रियां हर उस फील्ड में हैं
जहां पर पुरुष होते थे। तो अब तो स्त्रीण शब्द हटा ही देना चाहिए और हमारे पुराणों में लिखे हुए उस शब्द को याद करना चाहिए कि अगर किसी पुरुष में स्त्री के गुण आ जाएं तो वो देवता बन जाता है, लेकिन अगर किसी स्त्री में पुरुष के गुण आ जाएं तो वो कुलटा बन जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है, जो कि अक्षर से सत्य है। और आप ये देखेंगे कि हम अपने इतिहास को, यानी महाभारत तो आपको डूब कर पढ़ना ही चाहिए, वेदों को आपको उस दृष्टि से पढ़ना ही चाहिए। उसमें ये लिखा है मनुष्य को मनुष्य किस तरह मैं कहती हूँ पंकज जी, आप बहुत मूल्यवान हैं इस राष्ट्र के लिए भी, साहित्य के लिए भी, परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी, क्योंकि आप मूल्यों की बात करते हैं। आपने अपनी कविता में पितृधर्म, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म और भावी पीढ़ी को कि एक दिन मैं नहीं रहूंगा, तो ये सारी जो परंपरा में लेकर चल रहा हूं मूल्यों की, उस परंपरा को मेरे बच्चों तुम्हें संभालना पड़ेगा। ये उनकी कविता में है। कबीर ने एक पंक्ति कही कि जे मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब देखी हो पूर्ण परमानंद। उन्होंने मृत्यु को इस तरह से गौरवान्वित किया कि कब मैं मरूंगा और कब मेरी ये आत्मा परमात्मा में विलीन होगी, कब मैं आपको देखूंगा और मेरे मन को परम आनंद प्राप्त होगा। इस संसार में रहकर तो मैं आपके विरह में तड़प ही रहा हूं प्रभु, ये उन्होंने कहा था। मृत्यु उनके लिए आनंद है। कुछ ऐसे ही भाव, ये एग्जैक्टली इसी तरह का नहीं, लेकिन यही आध्यात्मिकता के भाव मैंने आपकी एक कविता में देखे। मृत्यु का आनंद, कि जिस युद्ध के मैदान में जब आप शत्रु को मारते हैं, जब आप अपने राष्ट्र की रक्षा करते हुए घायल होते हैं, मरते हैं, मरण का वरण करते हैं, तो वो आपके लिए आनंद की वस्तु होती है। हर सैनिक ये सोचता है कि काश मैं अपने देश के लिए लड़ते लड़ते मर जाऊं। तो ये जो चीज है, ये सारे मूल्य, सारे भाव जो हमारे ग्रंथों में है, हमारे धर्म ग्रंथों में है, इतिहास, क्योंकि महाभारत केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, महाभारत इतिहास ग्रंथ भी है वह। और इसीलिए हमें उस इतिहास को जानना और समझना, सीखना जरूरी है, क्योंकि हम वर्तमान समय में जो कुछ कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जैसे हम युद्ध कर, आप देख रहे हैं आजकल पेपर में, यूक्रेन वाले लड़ रहे हैं, ये इजराइल वाले लड़ रहे हैं, मणिपुर में लड़ रहे हैं, यहाँ लड़ रहे हैं। जब हम उसमें टीवी पर और अपने समाचार पत्रों में जब वो छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें आती हैं, युद्ध का जो परिणाम निकलता है उसको हम देखते हैं, तो हम इतने दहल जाते हैं अंदर से। तो हमें ये लगता है कि भाई हमेशा युद्ध की बात क्यों करना चाहिए। हमारे यहाँ देखिए सदन में कार्यवाही 8 दिन की बजाय 4 दिन या 3 दिन में खत्म हो जाती, लड़ते रहते किस बात पर, इनके फलाने ने आपातकाल लगाया, ढिकाने ने। अरे आप क्या कर रहे हैं? आज के आदमी को जीने के लिए जो चाहिए उन मुद्दों पर बहस करने के लिए आपको भेजा गया है। आपको ये जड़ खोदने के लिए नहीं भेजा गया है कि आपातकाल किसने। अरे जब तब की बात थी, जब जिस चीज की जरूरत होती है उस समय आदमी वो कदम उठाता है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोगों को ये सोचना चाहिए कि हर समाज की हर समय की आवश्यकताएं अलग होती हैं। उस समय अगर उनको आपातकाल की आवश्यकता अनुभव हुई, उनका दृष्टिकोण था, वो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उन्होंने आपातकाल लगाया। हमको वो चीज मालूम है। आप उसी बात को लेकर वर्तमान में जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनको आप छोड़कर और उस मुद्दे पर लड़ते हुए सारा कीमती वक्त और लाखों करोड़ों रुपए आप खराब कर रहे हैं रोज के। कोई आप रिजल्ट नहीं निकालते सदन में जाकर बहस करते हुए। तो इस तरह से कि इतिहास में ये हुआ था। इतिहास में हम अंग्रेजों को बुरा नहीं कह सकते। आप ये देखिए कि अंग्रेजों ने हमारे लिए जो किया था, बेशक हम उनके गुलाम थे, हमने उनको मार भगाया, हमने आजादी प्राप्त की। और गुलामी बहुत बुरी चीज होती है। ये सारे पॉइंट, सारी बातें रोज पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, हमारी पीढ़ियों को ये पता है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि हमारा पोस्ट ऑफिस, हमारा रेलवे अंग्रेजों का दिया हुआ है। हम ये नहीं भूल सकते कि अंग्रेज जो ग्रियर्सन था, जो ताशी था विद्वान, उस ताशी ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसके द्वारा लिखे गए इतिहास। सम्मानित श्री पंकज सिंह जी जो यहाँ अतिथि मौजूद है, मंचासीन है, उनका स्वागत सम्मान करना चाह रहे हैं। तो कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय लक्ष्मी पांडे जी का स्वागत सम्मान।
मुख्य अतिथि डॉक्टर सुश्री सहज सिंह जी के लिए। स्मृति चिन्ह से जो अच्छे सबके डर ही रहते हैं। पूरा चल रहा है, बिल्कुल सही है। विशिष्ट अतिथि श्री डॉक्टर आशीष द्विवेदी जी। कविता के गायक श्री आदरणीय शिवरत्न यादव जी के सम्मान। इस तरफ भी तो देखो दादा, दादा इस तरफ भी देखो बब्बा। फोटो खिंच जाए। हाँ यार, सरस्वती वंदना के गायक सम्मानीय श्री पूरन सिंह राजपूत जी का सम्मान। ओ लपकों के काल में जो हुई लिखो है, लिखो सब लिखो। दाऊ फोटो खिंचवा लो। बड़े भाई बहुत सच्चे लोग हैं नहीं तो। ये करके दे रहे हैं वो मिलिट्री के अपन आदरणीय पूर्ण भैया के बाद क्या है ओवर वो हमारे प्रदीप पांडे भैया जी का सम्मान आदरणीय कर्नल जी करेंगे। वो ये प्रदर्शन होता है फोटो चाहिए है फोटो खिंचवा। अच्छा हाँ ऐसे क्या यार पहुँचा ही नहीं तुम। सेवा घर से हट जाता है फटाक से। जैसे नहीं है कि 100 को भी समझा दे तो भी जाओ अपन वो कुंवरिया वाले नहीं है। अब पीट करके खड़े हो जाएंगे। हरी आपका हो गया? शुक्ला अब जी, अब मैं अनुरोध करूंगा एक बार फिर श्री उमाकांत मिश्र जी का कि आप कृपया मंच पे पधारें और आपके सम्मान के बिना यह कार्यक्रम अधूरा रहेगा। आप प्लीज मंच पे आइए। अब तो मान जाओ यार। मैं अनुरोध करूंगा कल रमाकांत सर से हमारे श्यामलम संस्था के अध्यक्ष श्री उमाकांत मिश्र जी का, जिन्होंने इस सागर को एक सूत्र में बांध रखा है, सम्मान किया जाए। अंत कार्यक्रम का ये अंत नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये शुरुआत है। सम्मानीय पंकज सिंह जी की किताबें और आती रहेंगी और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में श्री रामेश्वर जो कर्नल साहब बैठे रामेश्वर शर्मा जी, उनकी भी किताब आएगी, बहुत जल्दी आएगी। रमाकांत शर्मा जी। और मैं नवल जी उपस्थित हैं।
लेकिन मैं यहाँ पर नवल जी का भी सम्मान करना चाहता था। अब उनसे दोबारा जब मुलाकात होगी तभी सम्मान किया जाएगा, परंतु वे कार्यक्रम में आए थे और इससे ही हमें बहुत खुशी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैंने हालांकि नाम पहले बोल दिया था, चूंकि नवल मेरे बचपन का साथी है, हम दोनों साथ में पढ़े हैं, तो मैटर अलग हो जाता है। अब मैं कार्यक्रम के आभार हेतु एक ऐसी बुलंद आवाज को बुलाना चाहूंगा जिनकी आवाज मतलब ये मान के चलो कि अमृतपुरी भी फैल हो जाए। आदरणीय श्री रमाकांत मिश्र जी, जो बुंदेलखंड विकास अभियान के अध्यक्ष हैं और आदरणीय उमाकांत मिश्र जी के भाई हैं। अब उनकी आवाज में अब आप आभार सुनिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज जो ये बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम हुआ, और ऐसा ये पहली बार हुआ कि आर्मी के एरिया में हम सिविलियनों को इतनी आदर सत्कार के साथ एंट्री मिली। इसके लिए सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा, उनका शुक्रिया कहूंगा, थैंक्स कहूंगा कर्नल शर्मा साहब और कर्नल पंकज सिंह जी का कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ आज मौका दिया, श्यामलम को मौका दिया। सबसे पहले उन्हीं का बहुत बहुत आभार, और उनके जो जाबाज सैनिक जो यहाँ पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ तैनात रहे, उनका बहुत बहुत आभार। ये जिस तरीके से जहाँ तैनात है ऐसी सीमा पर तैनात रहते हैं। शर्मा साहब के बारे में जो जानकारी मिली, तो ये तो ऐसी अद्भुत जानकारी कि डोभाल सर की तो जानकारी थी, डोभाल सर की जानकारी तो थी, लेकिन शर्मा साहब की पहली बार दूसरे व्यक्ति की मुझे आज जानकारी मिली कि ऐसा आप लोग कर दिखाते हैं जो हम लोग सपने में सोच भी नहीं सकते। मंचासीन अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती लक्ष्मी पांडे जी, अतिथि महोदया सुश्री शरद सिंह जी, श्री आसिफ सिंह जी, मेरे बड़े भाई उमाकांत जी, जो कि उमाकांत जी मेरे बड़े भाई कम श्यामलम अध्यक्ष ज्यादा है जी, आशीष तो क्या है, सिंह बात ज्यादा हावी हो गया ना, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। पंकज जो अपने पांडे जी जो संचालन कर रहे थे, वो भी कहीं कहीं भूल गए थे, वो भी कहीं कहीं विजय लक्ष्मी चौबे भूल गए थे। तो होता है, कुछ ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा ऐसी जगह पे माहौल में आए तो जो बोलना था वो बोलना भूल ही गए और कुछ का कुछ बोलने लगे। तो खैर ये सब तो चलता है, क्योंकि ये तो एक परिवार है और ये परिवार के सभी सदस्यगण आपस में हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, अन्यथा ना लेंगे। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स। यदि आपकी आज्ञा हो तो श्यामलम संस्था की तरफ से अध्यक्ष श्री उमाकांत मिश्र जी सैनिकों का सम्मान करना चाहते हैं, और सैनिकों की तरफ से हमारे सबसे यंग, सबसे कम उम्र के सैनिक अग्निवीर आलिम को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। और अब आग्रह करेंगे श्री उमाकांत जी। सामने आ जाओ आप भैया, आप सामने आ जाओ, इस लड़के को। हाँ ऐसा कर खत्म होगा भीड़ भाई के कार्यक्रम खत्म हो जाए।
श्याम रंग सम्मान।